एक्सपेरिमेंट में। ठीक है, अब ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस कैसे होता है, पहले इस बात को डिस्कस करते हैं, उसके बाद उसकी मेन पॉइंट्स हम डिस्कस करते हैं। देखिए, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट is observed in this experiment. इंटरफेरेंस ऑफ लाइट इसके अंदर जो है वो ऑब्जर्व किया जाता है। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट which proved wave nature of light। वेव नेचर ऑफ लाइट इसके अंदर प्रूव की गई थी और इसी की हेल्प से वेवलेंथ wavelength of light was measured accurately using this experiment। इस एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल करके वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी मेजर किया गया था कि वेवलेंथ ऑफ लाइट क्या है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर यंग ने फर्स्ट टाइम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट करवाया था और ये वो एक्सपेरिमेंट है जिसके अंदर सबसे पहले वेव नेचर ऑफ लाइट प्रूव की गई थी और वेवलेंथ ऑफ लाइट को भी एक्यूरेटली मेजर किया गया था। अब इसके अंदर किस तरह से इंटरफेरेंस करवाया गया था, आपको पता है इसके अंदर इंटरफेरेंस जो होता है वो स्टेबल इंटरफेरेंस होता है। इसके अंदर ये भी मैं लिख लेता हूं कि स्टेबल इंटरफेरेंस इंटरफेरेंस is observed by superposition of two wave fronts। ठीक है, इसके अंदर स्टेबल इंटरफेरेंस ऑब्जर्व किया जाता है और स्टेबल इंटरफेरेंस में भी वेव फ्रंट्स का इंटरफेरेंस होता है। अब स्टेबल इंटरफेरेंस क्या होता है ये हमने पढ़ा है कि स्टेबल इंटरफेरेंस हमेशा दो वेव्स का तब होता है जब दो मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट वेव्स आपस में इंटरफेरेंस करती है। मोनोक्रोमेटिक का मकसद होता है सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ, और कोहेरेंट का मकसद होता है कांस्टेंट फेज डिफरेंस। तो आप कह सकते हैं कि इस एक्सपेरिमेंट के अंदर मोनोक्रोमेटिक और कोहेरेंट जो है वो वेव्स इस्तेमाल की जाती है। मींस सिंगल फ्रीक्वेंसी, सिंगल वेवलेंथ वाली और कांस्टेंट फेज डिफरेंस वाली वेव्स को इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर इंटरफेरेंस होता कैसे, इसकी एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट होती है। आप इसको इस तरह से देख सकते हैं। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप कैसे होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली कैसे किया जाता है। इसके अंदर ये होता है कि एक हमारे पास स्क्रीन ली जाती है इस तरह से। इस स्क्रीन के अंदर एक छोटा सा स्लिट किया जाता है और स्लिट की विड्थ जो होती है बहुत ही छोटी होती है। यहाँ पे एक और स्क्रीन ली जाती है
इस स्क्रीन के ऊपर आप कह सकते हैं कि इस तरह से दो स्लिट्स होते हैं। इस स्क्रीन के अंदर एक स्लिट होता है, एक स्लिट होता है, जबकि इस स्क्रीन के अंदर दो स्लिट्स होते हैं। ठीक है। अब आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट चीज होती है वो ये होती है कि इंटरफेरेंस के लिए दो एक जैसी वेव्स का होना जरूरी है, दो ऐसी वेव्स जिनकी फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड वगैरह सेम हो और सेम डायरेक्शन हो। तो इसके लिए क्या किया जाता है कि यंग ने क्या किया, एक स्लिट से लाइट को पास करवाया, सामने दो स्लिट्स रखे और दो स्लिट्स में से दो वेव्स बनाई उसने। मीन्स एक वेव को तोड़ के उसने दो ऐसी वेव्स बनाई जो मोनोक्रोमेटिक भी थी और जो कोहेरेंट भी थी और जिन्होंने इंटरफेरेंस किया। अब सामने इसके एक स्क्रीन रखी हुई थी जिसके बारे में आप कह सकते हैं कि ये थर्ड स्क्रीन है जिसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न जो है वो ऑब्जर्व किया गया था। ये आप कह सकते हैं इस तरह से। ये देखिए इन दोनों स्क्रीन्स के दरमियान ये जो डिस्टेंस होता है ये एल के बराबर है। ठीक है। अब यहां से इस तरह से लाइट दी गई, ये लाइट इस तरह से बनी। ठीक है। और ये लाइट जब आई इस सेकंड स्क्रीन पे इस तरह से, जब ये सेकंड स्क्रीन के ऊपर आई तो एक वेव से दो वेव्स बन गई। मैं इसके कलर जो होता है वो डिफरेंट कर देता हूं। इसमें से दो वेव्स बन गई इस तरह से, एक वेव में से इस तरह से दो वेव्स बनी और ये दोनों वेव्स इस तरह से आगे ट्रेवल करना शुरू हो गई इस तरह से। ठीक है। इस तरह से इस स्लिट से एक वेव बनी और इस स्लिट से दूसरी वेव बनी इस तरह से। तो एक स्लिट से एक वेव बनी और दूसरे स्लिट से दूसरी वेव बनी और ये इस तरह से फॉरवर्ड मूव करने लगी इस तरह से, एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल करने लगी और इन दोनों की कॉम्बिनेशन होने लगी इस तरह से। ठीक है। इस तरह से आप कह सकते हैं कि इन वेव्स की कॉम्बिनेशन होने लगी इस तरह से। ठीक है। इस तरह से तो यंग ने एक स्लिट से दो वेव्स बनाई और इनको दो स्लिट से जो है वो फॉल करवाया। इसका नतीजा ये निकला कि एक वेव से क्या बन गई, दो वेव्स बन गई। और दोनों वेव्स ने क्या किया, आपस में इंटरफेरेंस किया, क्योंकि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम है, वेवलेंथ भी सेम है, एम्पलीट्यूड भी सेम है, क्योंकि दोनों वेव्स एक ही वेव का हिस्सा है और दोनों का डायरेक्शन भी क्या होता है, सेम है। और इसका नतीजा ये निकला कि जब ये वेव्स आपस में मिक्स हुई तो कहीं पे क्रेस्ट आपस में मिले और कहीं पे ट्रफ आपस में मिले और नतीजा ये निकला कि जब ये वेव्स इस स्क्रीन के ऊपर आके फॉल किया, इन स्क्रीन के ऊपर, तो स्क्रीन के ऊपर एक पैटर्न बन गया। आप सपोज कर लें ये स्क्रीन है, जब ये वेव्स इस स्क्रीन के ऊपर आके पड़ी तो ये पैटर्न बन गया। ठीक है। जो सेंट्रल इसको कहा जाता है सेंट्रल, यहाँ पे एक ब्राइट फ्रिंज बना और ब्राइट के बाद क्या बना, ब्राइट के बाद डार्क बना इस तरह से। ठीक है। ब्राइट फ्रिंज बना, ब्राइट के साइड में डार्क बना, इस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन गए स्क्रीन के ऊपर। इस तरह से आप कह सकते हैं कि डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बन गए स्क्रीन के ऊपर।
ये इंटरफेरेंस पैटर्न कहलाता है, डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का बनना। इसको हम कहते हैं कि ये जो है वो इंटरफेरेंस पैटर्न है। ये डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस के बनने के प्रोसेस को कहा जाता है कि ये जो है ये हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न है। इस तरह से डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस का एक इंटरफेरेंस पैटर्न बन गया। अब ये इंटरफेरेंस पैटर्न क्यों बना? क्योंकि इन दो स्लिट से दो वेव्स बनी और उन दोनों वेव्स ने आपस में कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस किया। ठीक है, और नतीजा ये निकला कि ये दोनों वेव्स ने ये इंटरफेरेंस पैटर्न बना लिया। और इंटरफेरेंस पैटर्न बनने का रीजन क्या है? क्योंकि ये दो वेव्स बनी और दोनों वेव्स ने क्या किया आपस में, कहीं पे कंस्ट्रक्टिव किया, कहीं पे डिस्ट्रक्टिव। जहां पे कंस्ट्रक्टिव किया वहां पे ब्राइट बन गया, जहां पे डिस्ट्रक्टिव किया वहां पे डार्क फ्रिंज बन गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न। ठीक है, अब इस इंटरफेरेंस पैटर्न की इंपॉर्टेंट बातें क्या है? इंटरफेरेंस पैटर्न की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंट्रल फ्रिंज, इसका जो सेंट्रल फ्रिंज होता है ये ऑलवेज ऑलवेज ब्राइट होता है, और ब्राइट को कहा जाता है मैक्सिमा। ठीक है, ये सेंट्रल फ्रिंज इसके अंदर हमेशा ब्राइट बनता है। अब ये सेंट्रल फ्रिंज है कौन सा? सेंट्रल फ्रिंज ये है, आप इसको कह सकते हैं कि ये सेंट्रल फ्रिंज है। इसको कहा जाता है जीरो ऑर्डर, इसको हम कहते हैं जीरो ऑर्डर। इसका ऑर्डर जीरो है, जिसके बारे में आप कहोगे एम इज इक्वल टू जीरो। जीरो ऑर्डर मैक्सिमा है, ब्राइट बनता है। और ये जो होता है ये प्लस, सॉरी, हाँ प्लस वन होगा, प्लस वन होगा। इसको कहा जाएगा मिनिमा, फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा। और ये बनेगा प्लस वन मैक्सिमा। ठीक है, और ये बनेगा प्लस टू मिनिमा, और ये बनेगा प्लस टू मैक्सिमा, ये बनेगा प्लस थ्री मिनिमा एंड सो ऑन। और ये बनेगा फर्स्ट ऑर्डर मिनिमा, नीचे की तरफ होगा, और ये बनेगा फर्स्ट ऑर्डर मैक्सिमा, नीचे की तरफ माइनस होगा, और ऊपर की तरफ जो होगा ये जो होगा ये मैक्सिमा और मिनिमा। इस तरह से बनेंगे, ऊपर की तरफ नंबर पॉजिटिव होगा और नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव नंबर होगा। ठीक है, इसके अंदर ये सेंट्रल फ्रिंज जो होता है ये हमेशा ब्राइट बनता है, और साइड के ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ इसके अंदर डार्क बनते हैं। ठीक है, क्यों बनते हैं इसके रीजंस को आगे डिस्कस करते हैं। तो पहली बात कौन सी हुई बेटा? ये पहली बात इसकी ये हुई कि इसका सेंट्रल जो होता है वो ऑलवेज ब्राइट बनता है। दूसरी बात ये हुई कि देखें इसके सब फ्रिंजेस जो होते हैं इसकी विड्थ इक्वल होती है और इनकी इंटेंसिटी भी इक्वल होती है। अगर डार्क है तो वो एक जैसे डार्क होंगे, अगर ब्राइट है तो सब एक जैसे ब्राइट होंगे। ऐसा नहीं कि जो कुछ ज्यादा डार्क हो, कुछ कम डार्क हो, कुछ ज्यादा ब्राइट हो, कुछ कम ब्राइट हो, ऐसे नहीं होता। जो ब्राइट होंगे वो सब एक जैसे ब्राइट होंगे, जो डार्क होंगे वो सब एक जैसे डार्क होंगे। इनकी इंटेंसिटी इक्वल होगी और इनकी विड्थ जो होती है वो भी इक्वल होगी। इंटेंसिटी और विड्थ दोनों इक्वल होती है और इंटेंसिटी भी इसकी इक्वल होती है। ठीक है, तो दूसरी बात आप क्या लिखोगे? दूसरी बात आप इसकी लिखोगे कि इंटेंसिटी एंड width of each fringe is same if monochromatic light is used. Monochromatic light is used. अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करते हैं, मोनोक्रोमेटिक का मकसद होता है कि रेड कलर की
या ग्रीन कलर की या ब्लू, एक कलर की अगर लाइट इस्तेमाल करोगे तो उसके जो फ्रिंज बनेंगे वो इक्वल विड्थ के बनेंगे। शर्त यह है कि ये फ्रिंजेस इक्वल विड्थ के, इक्वल इंटेंसिटी के उसी सूरत में बनेंगे जब आप मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर आप मोनोक्रोमेटिक नहीं करते, आप कोई और लाइट, फॉर एग्जांपल आप व्हाइट लाइट इस्तेमाल करते हो, व्हाइट लाइट जो होती है मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, क्योंकि व्हाइट लाइट जो होती है उसके अंदर 400 नैनोमीटर से लेकर 700 नैनोमीटर तक डिफरेंट वेवलेंथ मौजूद होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल नहीं करते, आप रैंडम नेचर की लाइट इस्तेमाल करते हो जो मोनोक्रोमेटिक नहीं है, तो फिर उसके अंदर क्या होगा, तो उसके अंदर भी इंटरफेरेंस होगा और उसका भी जो सेंट्रल फ्रिंज होगा वो बड़ा बनेगा। ठीक है, ब्राइट भी बनेगा, बड़ा बनेगा, और साइड वाले जो होंगे वो हल्के हल्के छोटे छोटे बनेंगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि जो इस तरह ठीक है, जो इस तरह से अगर हम मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल नहीं करेंगे तो सेंट्रल फ्रिंज बड़ा बनेगा, बाकी छोटे छोटे अनइक्वल विड्थ के फ्रिंजेस बनेंगे। तो ध्यान में रखिएगा, इक्वल फ्रिंजेस उसी सूरत में बनेंगे जब मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल होगी। लेकिन अगर मोनोक्रोमेटिक लाइट इस्तेमाल नहीं होती तो इसके अंदर इंटरफेरेंस होगा, लेकिन वो इंटरफेरेंस जो होगा उसके नतीजे में जो इंटरफेरेंस पैटर्न बनेगा, इस इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर, इस इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर जो फ्रिंजेस बनेंगे उनमें सेंट्रल फ्रिंज सबसे बड़ा भी बनेगा, ब्राइट भी बनेगा, जबकि साइड के ऊपर जो डार्क और ब्राइट बनेंगे वो अनइक्वल विड्थ के छोटे छोटे बनेंगे। लेकिन अगर आप व्हाइट लाइट इस्तेमाल करते हो तो व्हाइट लाइट होती है 7 कलर की बनी हुई, तो व्हाइट लाइट अगर आप इस्तेमाल करोगे तो सेंट्रल फ्रिंज बड़ा बनेगा और साइड पे कलरफुल छोटे छोटे फ्रिंजेस बनेंगे, लाइक रेनबो। जिस तरह से रेनबो होता है, इस रेनबो की तरह कलरफुल जो है वो फ्रिंजेस ऑफ अनइक्वल विड्थ जो है वो बनेंगे अगर आप व्हाइट लाइट इस्तेमाल करते हो, क्योंकि व्हाइट लाइट जो होती है वो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। तो इसके बारे में आप कहोगे, इसके बारे में आप ये कहोगे कि इफ white light is used, मीन्स ऐसी लाइट जो मोनोक्रोमेटिक नहीं है। if white light is used, central fringe will be formed bright and wide than other fringes। ठीक है, width colorful will appear on sides ऑफ सेंट्रल फ्रिंज। सेंट्रल फ्रिंज की साइड पे कलरफुल फ्रिंजेस अपीयर होंगे। ठीक है, अब आप कह सकते हैं कि पैटर्न ऑफ अनइक्वल विड्थ विल बी फॉर्म्ड। ठीक है, अनइक्वल विड्थ का जो है वो पैटर्न बनेगा अगर हम कोई ऐसी लाइट इस्तेमाल करेंगे जो मोनोक्रोमेटिक नहीं होती। ठीक है, अब दूसरी बात कि इसके अंदर ये जो डार्क और ब्राइट बनते हैं, जाहिर सी बात है ये इंटरफेरेंस की वजह से बनते हैं, और इंटरफेरेंस दो चीजों की वजह से होता है, एक होता है पाथ डिफरेंस की वजह से और दूसरा होता है फेज डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि इंटरफेरेंस पाथ डिफरेंस की वजह से भी होता है और इंटरफेरेंस जो होता है वो फेज डिफरेंस की वजह से भी होता है। लेकिन यहाँ पे
जो इंटरफेरेंस होता है वो सिर्फ और सिर्फ पाथ डिफरेंस की वजह से होता है। कैसे होता है आगे समझाता हूं, पॉइंट में लिख लेता हूं पहले, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि इन डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट interference is observed ड्यू टू पाथ डिफरेंस। ये पाथ डिफरेंस हम पढ़ के आए हैं सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के अंदर, कि पाथ डिफरेंस क्या होता है, कैसे होता है। अब ये पाथ डिफरेंस की वजह से कैसे बनता है इसको देखते हैं। सपोज करें देखिए, सपोज करें ये हमारे पास दो स्लिट्स हैं और ये हमारे पास है स्क्रीन जिसके ऊपर पैटर्न बनता है। ये वो स्क्रीन है जिसके ऊपर पैटर्न बनता है। जी, तो देखिए ये हो गया हमारे पास इस तरह से स्क्रीन। अब देखिए हमने डिस्कस किया है कि जो सेंट्रल फ्रिंज होता है, सेंट्रल फ्रिंज इसके अंदर हमेशा ब्राइट बनता है। तो पहली बात अब हम ये डिस्कस करते हैं कि सेंट्रल फ्रिंज ब्राइट क्यों बनता है। कि आपके माइंड में जो होगा कि जब इस तरह से लाइट आती है तो सेंटर पे जो ब्राइट फ्रिंज बनता है, ये ब्राइट फ्रिंज क्यों बनता है। यहाँ तक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जो मैंने पहले ये चीजें बताई यहाँ तक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए ये दो स्लिट्स हैं, एक स्लिट को S1 कहा जाता है, एक स्लिट को S2 कहा जाता है। इस पॉइंट को जहां पे ये सेंट्रल पॉइंट होती है इसको आप कह लें पॉइंट ओ। पॉइंट ओ पे आपको जो पैटर्न मिलता है इंटरफेरेंस, उसके अंदर ब्राइट फ्रिंज बनता है। ब्राइट फ्रिंज क्यों बनता है, देखिए मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखी है कि यहाँ पे इंटरफेरेंस दो वेव्स के दरमियान होता है और इंटरफेरेंस के अंदर पाथ डिफरेंस भी होता है, फेज डिफरेंस भी होता है। तो यहाँ पे जो इंटरफेरेंस होता है वो पाथ डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। और पाथ डिफरेंस का आपको पता है कि दोनों वेव्स जहां से शुरू होती है वहां से लेकर उनके खत्म होने तक जो उनका पाथ होता है उसको पाथ लेंथ कहा जाता है। उन दोनों की पाथ लेंथ के दरमियान जो डिफरेंस होता है उसको पाथ डिफरेंस कहा जाता है। अब देखें, सपोज करें कि एक रे यहां से निकलता है, एक रे, एक वेव यहां से आती है और एक वेव जो होती है वो यहां से आ जाएगी। और जब दोनों वेव्स यहाँ पे आपस में मिलेंगी तो दोनों के दरमियान पाथ डिफरेंस जीरो होगा। पाथ डिफरेंस जीरो कैसे देखें बेटा, जितनी लेंथ, जितना डिस्टेंस ये रे तय करके आया है उतना डिस्टेंस ये रे तय करके आया है। दोनों रेज का जो लेंथ के दरमियान डिस्टेंस है, जो डिफरेंस है पाथ के दरमियान, वो पाथ के दरमियान डिस्टेंस जीरो। पाथ के दरमियान मीन्स दोनों के रास्ते के दरमियान फर्क। तो दोनों के रास्ते के दरमियान फर्क जीरो है क्योंकि दोनों की रास्ते की लंबाई इक्वल है। और आपको पता है कि पाथ डिफरेंस अगर जीरो होता है तो हम क्या कहेंगे, वहां पे वेव्स क्या करेंगी, कंस्ट्रक्टिव। हमने सुपर पोजिशन या इंटरफेरेंस के अंदर पढ़ा है, यहाँ पे भी मैंने आपको मोहर्रम से पहले पढ़ाया था और चैप्टर 8 के अंदर भी हमने पढ़ा था कि अगर दो वेव्स हैं जब वो आपस में मिलती है उनके दरमियान अगर पाथ डिफरेंस जीरो होगा, लेमडा होगा, टू लेमडा होगा, थ्री लेमडा होगा, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी। तो होता ये है कि इन दोनों स्लिट से जो वेव यहाँ पे पहुंचती है इन दोनों वेव्स के दरमियान पाथ डिफरेंस जो होता है
वो पाथ डिफरेंस 0 होता है, क्योंकि दोनों की जो पाथ की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। इसलिए दोनों वेव्स जब यहाँ पे आपस में मिलेंगी तो दोनों वेव्स एक दूसरे के साथ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करेंगी, और नतीजा ये निकलेगा कि ब्राइट जो बनेगा वो हमेशा सेंट्रल फ्रिंज जो बनेगा वो ब्राइट बनेगा। तो सेंट्रल फ्रिंज के ब्राइट बनने का रीजन जो होता है वो ये होता है कि सेंटर पे जो दो वेव्स आती हैं दोनों का पाथ डिफरेंस 0 होता है, और दोनों के दरमियान जब पाथ डिफरेंस 0 होता है तो क्रेस्ट क्रेस्ट से मिलता है और ट्रफ ट्रफ से मिलता है, और नतीजा ये निकलता है कि वहां पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। तो आप कह सकते हैं कि सेंटर पे ब्राइट बनने का रीजन यही है कि सेंटर पे जो फ्रिंज ब्राइट बनता है इसके बनने का रीजन यही है कि यहाँ पे पहुंचने वाले रेस के दरमियान पाथ डिफरेंस कितना होता है, 0 होता है। अब सपोज करें कि यहाँ पे बनता है डार्क, ठीक है, यहाँ पे ये बना डार्क। अब ये डार्क क्यों बना, थोड़े मैं बड़े बना रहा हूं, ये डार्क क्यों बनता है बेटा? ठीक है, डार्क के बाद फिर ये जो बनेगा ये ब्राइट बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे भी एक डार्क बनेगा इस तरह से, ऊपर भी डार्क बनेगा और सेंट्रल फ्रिंज के नीचे भी डार्क बनेगा, दोनों ऊपर और नीचे दोनों में डार्क बनेंगे। तो इस तरह से डार्क और ब्राइट बने। अब देखिए, अब हम देखते हैं कि यहाँ पे डार्क क्यों बनता है। देखिए बेटा, एक रे एक स्लिट से आता है इस तरह से, और दूसरा रे यहाँ से आता है इस तरह से। दोनों रे जब यहाँ पे पहुंचते हैं बेटा, तो देखिए इसका रास्ता छोटा है, इसका रास्ता बड़ा है, तो इनके दरमियान क्या हो जाता है, पाथ डिफरेंस हो जाता है। और ये पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ जाता है, सपोज करें ये पाथ डिफरेंस आ जाता है लेमडा अपॉन 2 के, और नतीजा ये निकलता है कि यहाँ पे क्या बन जाता है, डार्क। क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये रे यहाँ से आता है और ये रे यहाँ से आता है, इसका पाथ लंबा होता है और इसका पाथ शॉर्ट होता है। अब अगर हम इस तरह से देखें तो यहाँ पे देखें, इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इसमें इस तरह से रेज आते हैं। आप देखें जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पाथ, इसका पाथ और इसके पाथ में ज्यादा फर्क आ जाता है, और इनके दरमियान पाथ डिफरेंस क्या हो जाता है, पाथ डिफरेंस हो जाता है लेमडा। तो फिर क्या हो जाएगा, कंस्ट्रक्टिव। तो जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे, एक रे यहाँ से जाएगा एक रे यहाँ से जाएगा, पाथ डिफरेंस बढ़ता जाएगा, और पाथ डिफरेंस के बढ़ने की वजह से अल्टरनेट डार्क और ब्राइट फ्रिंजेस बनेंगे। आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से कि पाथ डिफरेंस इस तरह से होता है इनके दरमियान, इस तरह से पाथ डिफरेंस बनता है। पाथ डिफरेंस जो होता है ये ऊपर भी इसी तरह बनेगा और नीचे भी इसी तरह से बनेगा, और नतीजा ये निकलेगा कि कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बनते हैं। तो कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव बनने का रीजन जो होता है वो ये होता है कि ऊपर या नीचे की तरफ पाथ डिफरेंस आ जाता है, और पाथ डिफरेंस जो होता है उसकी वजह से इंटरफेरेंस होता है। अब आ जाए आगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि ये पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा। अब पाथ डिफरेंस का अगर हम फार्मूला देखें, ठीक है, पाथ डिफरेंस जो होता है इसका फार्मूला क्या होगा उसको देखते हैं कि पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या होगा। देखिए बेटा, वही बनाना पड़ेगा हमें वापस से। ये स्लिट 1 है और ये स्लिट 2 है इस तरह से, और इनके सामने ये स्क्रीन है जिसके ऊपर इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है।
अब ये पॉइंट है ओ, ठीक है। आप समझे ये, और ये जो सेपरेशन होती है इसको कहा जाता है डी। एक बात याद रखिएगा, यहाँ पे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हो सकता है ये चीज आए कि स्लिट विड्थ एंड सेपरेशन बिटवीन स्लिट्स, separation between slits is of order of wavelength of light lambda। ये जो स्लिट की विड्थ होती है या इनके दरमियान सेपरेशन जो होती है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न के अंदर बहुत ज्यादा रोल प्ले करती है। स्लिट जितने छोटे होंगे और स्लिट्स के दरमियान स्पेस जितना कम होगा, उतना ज्यादा अच्छा पैटर्न बनेगा। आम तरह से आप देखते हो कि अगर दो खिड़कियां हैं, उनसे लाइट गुजर रही होती है, तो आप देखते हो कि किसी भी किस्म का इंटरफेरेंस नहीं होता। ठीक है, इसका रीजन क्या होता है? इसका रीजन ये होता है कि जब किसी भी वेव का इंटरफेरेंस करवाना होता है, तो उसके लिए जो स्लिट्स होते हैं या जो स्लिट्स के दरमियान सेपरेशन वेवलेंथ नैनोमीटर्स में होती है। इसका मकसद है वेवलेंथ हो जो नैनोमीटर के साथ कंपेयर की जा सकती, मिलीमीटर होनी चाहिए। मिलीमीटर या मिलीमीटर से भी कम अगर विड्थ होगी तो लाइट का इंटरफेरेंस होगा, क्योंकि इंटरफेरेंस होने के लिए जो स्लिट की विड्थ है या दोनों स्लिट के दरमियान वो कंपेरेबल होनी चाहिए विद द वेव जो यूज की जा रही है इंटरफेरेंस लिए। यहाँ पे हम लाइट का इंटरफेरेंस पढ़ते हैं, और लाइट के इंटरफेरेंस के लिए क्या होता है कि स्लिट की विड्थ और उनके दरमियान सेपरेशन डी जो होती है वो मिलीमीटर्स के अंदर होती है। ठीक है, आप कह सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो होता है वो मिलीमीटर्स के अंदर होता है विड्थ, और ये मिलीमीटर्स के अंदर होगी तो इंटरफेरेंस होगा, अदरवाइज इंटरफेरेंस नहीं होगा। इसलिए आम तरह से आप देखते हो कि लाइट जब दो साइड बाय साइड में खिड़कियां हैं या ऐसे स्लिट हैं, जो बड़े स्लिट हैं, उनसे जब लाइट गुजरती है तो किसी भी किस्म का इंटरफेरेंस पैटर्न बनते हुए आपको नजर नहीं आता, क्योंकि लाइट की वेवलेंथ बहुत ही कम है, इसलिए इसकी विड्थ कंपेरेबल होनी चाहिए। तो याद रखिएगा कि डबल स्लिट के अंदर जो विड्थ है वो विड्थ कंपेरेबल टू द वेवलेंथ होती है, और किस ऑर्डर की होती है? मिलीमीटर्स के अंदर होती है। ये पंजाब बोर्ड के अंदर बुक के अंदर वैल्यूज लिखी हुई है, शायद मुझे जितना याद आ रहा है, तो ये वैल्यूज याद रखिएगा, कांस्टेंट वैल्यूज आने का ज्यादा चांसेस होते हैं। ठीक है, तो ये बने आपके स्लिट। अब सपोज करें मैं एक पॉइंट पी लेता हूं, ये पॉइंट पी लेता हूं, ठीक है, और इस पॉइंट पी का जो डिस्टेंस होता है सेंट्रल फ्रिंज के से, उसको वाई कहा जाता है। अब इस पॉइंट पी पे अगर हम देखें तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा? सपोज करेंगे हमारे पास ये दो स्लिट्स हैं और ये पैटर्न स्क्रीन है। अब हम यहां से लाइट देते हैं, इस पॉइंट पी पे डार्क फ्रिंज बनेगा या ब्राइट बनेगा? ठीक है, देखें अब ये कैसे बनेगा। सपोज करें बेटा कि एक रे यहां से आता है इस तरह से, और एक रे आता है यहां से। पॉइंट पी पे दो रेज आते हैं, एक रे आता है स्लिट 1 से और एक रे आता है स्लिट 2 पे। अब यहाँ पे पॉइंट पी पे डार्क बनेगा या ब्राइट, इसका फैसला होगा पाथ डिफरेंस से, क्योंकि इसका देखिए इसका पाथ छोटा लग रहा है, इसका पाथ लग रहा है बड़ा। अब हम इसके दरमियान डिफरेंस निकालेंगे। अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लेमडा होगा तो यहाँ पे ब्राइट बनेगा। अगर पाथ डिफरेंस इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ हाफ लेमडा होगा तो वहां पे क्या हो जाएगा?
डिस्ट्रक्टिव होगा। तो कंस्ट्रक्टिव होगा या डिस्ट्रक्टिव होगा इसका फैसला आप अभी नहीं कर सकते, क्योंकि अभी सिर्फ पॉइंट पी पे आपने दो रेज बनाए हैं। अब पॉइंट पी पे डार्क बनेगा या ब्राइट बनेगा, इसका फैसला पाथ डिफरेंस कैलकुलेट करने के बाद हम करेंगे। तो पाथ डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखिए बेटा, ये पॉइंट ओ हुई, ये पॉइंट पी हुई, इस पॉइंट को आप कर ले क्यू, ये पॉइंट आपके पास बने क्यू। अब ये लाइन हम एक ऐसी बनाएंगे जो लाइन इस तरह से आके 90 डिग्री पे टच करेगी। ऐसी लाइन जो इसको और इसको 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेगी, तो इससे आगे ये जो होंगे इक्वल, मींस यहां से लेकर यहां से और ये इक्वल। अब ये हुआ पाथ डिफरेंस एस, दोनों के पाथ डिफरेंस मींस इस रे से ये रे इतना जो है वो ज्यादा लंबा है, इनके दरमियान फर्क। अब देखें, ये हो जाती है एंगल थीटा, ये एंगल थीटा है और इस पॉइंट को आप कह लें। अब यहाँ पे एक ट्राइंगल गया, S1 और S2, ये बन गया आपके पास एक ट्राइंगल। इन ट्राइंगल S1 और S2 ये बन गया बेटा, ये S1 है, ये S2 है और ये राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। ये एंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये एंगल 90 की बनेगी। अब आप बनाओगे साइन थीटा, इसके अंदर साइन थीटा होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। ये थीटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर है एस, ठीक है, और इसका ये हाइपोटेन्यूस है डी के बराबर। तो इसका मकसद है साइन थीटा इज इक्वल टू एस अपॉन डी, और एस जो होगा इज इक्वल टू डी साइन थीटा। ये पाथ डिफरेंस का फार्मूला। मींस पाथ डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड करता है? पाथ डिफरेंस डिपेंड करता है एंगल पे, ठीक है। पाथ डिफरेंस जो होता है वो डिपेंड करता है एंगल पे। अब ये एंगल पे कैसे डिपेंड करता है, इसको देख लें कि ये पाथ डिफरेंस कैसे एंगल पे डिपेंड करता है बेटा। पाथ डिफरेंस एंगल पे कैसे डिपेंड करता है? देखिए बेटा, सपोज करें एक पॉइंट P1 मैं यहां पे लेता हूं, एक रे आता है बेटा यहां से और एक रे आता है यहां से, इनके दरमियान ये हुआ पाथ डिफरेंस और इनके दरमियान ये हुई θ1, ये θ1 हुई। अब देखिए, अगर पॉइंट P मैं लेता हूं ऊपर, पॉइंट P मैं P2 लेता हूं ऊपर, तो यहाँ पे देख लें कि पाथ डिफरेंस कितना, रे एक यहाँ से आता है बेटा, एक रे यहाँ से आता है, तो इनके दरमियान देख लें कि θ2 बढ़ गई है, θ2 ग्रेटर देन θ1। तो देखें पाथ डिफरेंस देख लें, ये पाथ डिफरेंस S1 है और ये पाथ डिफरेंस S2 है। जितनी पॉइंट ऊपर जाएगी थीटा बढ़ेगी, जितनी थीटा बढ़ेगी तो देखें पाथ डिफरेंस क्या हो रहा है, पाथ डिफरेंस बढ़ रहा है। इसीलिए फार्मूला कहता है जितनी थीटा, थीटा तब बढ़ेगी जब ऊपर जाएगी, जितना फ्रिंज ऊपर जाएगा थीटा बढ़ेगी तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, पाथ डिफरेंस बढ़ेगा। तो आप कहोगे कि पाथ डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन एंगल या पाथ डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन पोजीशन ऑफ फ्रिंज। जितना फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज के करीब होगा उतनी थीटा छोटी होगी, पाथ डिफरेंस कम होगा। जितना फ्रिंज सेंट्रल फ्रिंज से ऊपर होगा उतनी थीटा बढ़ेगी और पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा, पाथ डिफरेंस जो होगा वो बढ़ेगा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि पाथ डिफरेंस जो होता है वो इस तरह से ऊपर जाने से बढ़ता है, मींस पाथ डिफरेंस इंक्रीजेस विद द थीटा या पाथ डिफरेंस चेंजेस विद द पोजीशन ऑफ द फ्रिंज अबोव या बिलो द सेंट्रल फ्रिंज। ठीक है, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। अब सपोज करें कि फॉर ब्राइट फ्रिंज, सपोज करें कि ब्राइट फ्रिंज है,
अगर पॉइंट पी पे ब्राइट बनता है तो ब्राइट के लिए पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए? पाथ डिफरेंस होना चाहिए 0, लेमडा, 2 लेमडा, 3 लेमडा अप टू m लेमडा। और यहाँ पे पाथ डिफरेंस कितना आया है? पाथ डिफरेंस आए s इज इक्वल टू d साइन थीटा। ठीक है, पाथ डिफरेंस का फार्मूला d से, इसका मकसद है कि d साइन थीटा इज इक्वल टू m लेमडा होगा तो ब्राइट बनेगा। तो ये पाथ डिफरेंस का फार्मूला है किसके लिए? ये ब्राइट फ्रिंज। जहां पे ब्राइट फ्रिंज बनेगा वहां पे पाथ डिफरेंस d साइन थीटा होगा m लेमडा के बराबर। फॉर डार्क फ्रिंज, ठीक है, अगर डार्क फ्रिंज होता है तो डार्क फ्रिंज के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? इज इक्वल टू लेमडा अपॉन 2, 3 लेमडा अपॉन 2, 5 लेमडा अपॉन 2 अप टू क्या हो जाएगा? अप टू m प्लस हाफ लेमडा के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे पाथ डिफरेंस का फार्मूला क्या है? s इज इक्वल टू डी साइन थीटा। इसका मकसद है डी साइन थीटा इज इक्वल टू m प्लस हाफ लेमडा अगर होगा तो पॉइंट P पे क्या बनेगा? डार्क बनेगा। तो ये आ गया पाथ डिफरेंस के दो फार्मूले। ठीक है, वेयर एम जो होता है दोनों के अंदर, एम जो होता है एम नंबर ऑफ फ्रिंज को जाहिर करता है। फर्स्ट फ्रिंज है तो एम की वैल्यू 1 रखें, सेकंड फ्रिंज है तो एम की वैल्यू 2 रखें, थर्ड फ्रिंज है तो एम की वैल्यू 3 रखें। और यहाँ पे एम की वैल्यू मैं लिख लेता हूं, यहाँ पे भी एम की वैल्यू है 1, सॉरी 0 भी आएगा इसमें, इसके अंदर आएगा 0, 1, 2, 3 इस तरह से आएगा। और यहाँ पे भी वही आएगा 0, 1, 2, 3 इस तरह से। अगर पाथ डिफरेंस होगा तो कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव बनेंगे। तो ये हुआ पाथ डिफरेंस का फार्मूला के पाथ डिफरेंस होता है s इज इक्वल टू डी साइन थीटा। और अगर पॉइंट P पे ब्राइट बनता है तो डी साइन थीटा बराबर होगा m लेमडा के। अगर पॉइंट P पे डार्क बनता है तो डी साइन थीटा किसके बराबर हो जाएगा? m प्लस हाफ लेमडा के। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ फ्रिंज। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे कि पोजीशन ऑफ फ्रिंज क्या होती है बेटा। पोजीशन ऑफ फ्रिंज, पोजीशन ऑफ फ्रिंज होती क्या है बेटा? पहले आप ये देखें कि पोजीशन ऑफ फ्रिंज होती क्या है। सपोज करें बेटा इस तरह से दो स्लिट्स हैं, इस तरह से हमारे पास दो स्लिट्स हैं और ये सामने हमारे पास स्क्रीन है। ठीक है, और ये सामने हमारे एक स्क्रीन है इसके सामने। ठीक है, ये हमारे पास एक स्क्रीन होती है स्लिट्स के सामने। ये स्लिट 1 है, ये स्लिट 2 है। ठीक है, ये स्लिट 1 है और ये हमारे पास स्लिट 2 है। जब इसे लाइट हम पास करवाएंगे तो ये जो सेंट्रल बनेगा ये ब्राइट बनेगा। ये सेंट्रल ब्राइट बना, इसके बाद ये डार्क बनेगा। ठीक है, ये हमारे पास बनेगा डार्क। ठीक है, ब्राइट बनेगा और डार्क बनेगा इस तरह से। अब इनकी पोजीशन क्या होती है? पोजीशन का मकसद होता है कि ये सेंट्रल से ऊपर कितने हैं या नीचे कितने हैं, इनकी पोजीशन कितनी दूर है सेंट्रल फ्रिंज से, उसको कहा जाता है पोजीशन ऑफ फ्रिंज। पोजीशन ऑफ फ्रिंज का मकसद है, फॉर एग्जांपल ये सेंट्रल है। ठीक है, ये सेंट्रल है, सेंट्रल से फर्स्ट कितना ऊपर है इसको कहेंगे वाई। ये फर्स्ट डार्क है तो वाई मिनिमा कहेंगे, ये वाई मिनिमा है सब। ठीक है, ये हो जाएगा कि पोजीशन कौन सी है। देखें, फर्स्ट की पोजीशन क्लोज है, सेकंड की उससे दूर है और थर्ड की उससे दूर है। यहाँ पे भी देख लें,
कि फर्स्ट की उससे क्लोज है, फर्स्ट सेकंड उससे दूर है और थर्ड उससे भी दूर होगा। आप देख सकते हैं थर्ड क्या हो जाएगा, उससे भी दूर हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी पोजीशन। पोजीशन का मकसद है कि आपको पता लगता है कि किस तरह से होता है। और ब्राइट की भी आप ले सकते हैं। ब्राइट की पोजीशन ये होती है, ये फर्स्ट की पोजीशन और ये सेकंड की पोजीशन, इस तरह से कि डार्क और ब्राइट सेंट्रल से कितना ऊपर नीचे, इसको कहा जाता है पोजीशन ऑफ फ्रिंज। और पोजीशन ऑफ फ्रिंज को जाहिर किया जाता है वाई से। अगर वाई कम है मींस वो फ्रिंज सेंटर के क्लोज है, अगर वाई ज्यादा है मींस वो फ्रिंज सेंटर से दूर है। जैसे जैसे सेंटर से फ्रिंज ऊपर होता जाएगा उसकी वैल्यू ऑफ वाई जो होती जाएगी, वो वाई की वैल्यू क्या होती जाएगी, वाई की वैल्यू चेंज होती जाएगी। ठीक है, वाई जनरल टर्म ले ले। अब हम करते हैं पोजीशन, पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज की पोजीशन का फार्मूला हम निकालते हैं। देखें बेटा, सपोज करें कि वही हमें बनाना पड़ेगा, बार बार ये चीजें यहाँ पे बनानी पड़ती हैं इसके अंदर। सपोज करें ये सेंटर पे ब्राइट बना, ब्राइट के बाद ये डार्क बना, फिर ब्राइट बना और ये डार्क बना। अब सपोज करें इसकी पोजीशन मैं देखता हूं कि इसकी पोजीशन जो है ये ब्राइट है, इसकी पोजीशन वाई मैक्सिमा कितनी है। देखिए बेटा, इस तरह से आप करोगे, इसके अंदर एक यहां से पहुंचेगा रे, एक यहां से रे पहुंचेगा। ठीक है, और ये एक ट्रायंगल बनता है इस तरह से, ये थीटा बनेगी बेटा। ठीक है, और एक ट्रायंगल इस तरह से बनेगा, एक ट्रायंगल ये बनता है इस तरह से। ठीक है, जैसे हमने नेम दिए थे तो नेम मैं वही देता हूं। नेम हमने दिए थे इस तरह से, Q है, R है, P है, O है। ये हमारे पास है Q, R, O है और पॉइंट P है। ठीक है बेटा, अब देखिए इसके अंदर भी ये थीटा बनेगी। अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे एक और ट्रायंगल बनता है, इन ट्रायंगल, ये हमारे पास बेटा ट्रायंगल बनता है QPO। इन ट्रायंगल QPO टेन थीटा हो जाती है, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ये हो जाएगा बेटा बेस, लेंथ के लेंथ दोनों के बराबर है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर हो जाएगा बेटा वाई मैक्सिमा के बराबर और बेस हो जाएगा एल के। तो टेन थीटा इज इक्वल टू हो जाएगी वाई मैक्सिमा अपॉन लेंथ, इक्वेशन हो जाएगी ए। बट आपने पढ़ा है कि साइन थीटा हो जाती है एस अपॉन डी के। ठीक है, साइन थीटा के बारे में आपने पढ़ा है कि साइन थीटा होता है एस अपॉन डी, या साइन थीटा डी एस इज इक्वल टू डी साइन थीटा होती है इस तरह से। ये हमने पढ़ा है पाथ डिफरेंस। ठीक है बेटा, अब देखें, अगर हम देखते हैं तो इफ थीटा इज लेस देन 5 डिग्री, थीटा की वैल्यू अगर 5 डिग्री है तो हमने चैप्टर 4 के अंदर पढ़ा था कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, दोनों बराबर होंगी थीटा के। तो साइन थीटा के बारे में भी आप लिख सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू वाई मैक्सिमा अपॉन एल। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, फार्मूले के अंदर रखोगे एस इज इक्वल टू डी वाई मैक्सिमा अपॉन एल। ठीक है, तो आप इसको इस तरह से कर सकते हैं कि जो है वो एक मिनट बेटा, एक मिनट, एक मिस्टेक हुई है मुझसे, मिस करता हूँ बेटा। ठीक है, तो देखिए ये हमारे पास इस ट्रायंगल के अंदर हो जाएगा वाई मैक्सिमा
अपॉन एल, ठीक है। और आप यहां से कर सकते हैं बेटा कि साइन थीटा जो होती है, साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, तो साइन थीटा भी किसके बराबर हो जाएगी, वाई मैक्सिमा अपॉन एल, ठीक है। तो जो वैल्यू आप रखोगे यहाँ पे कि वाई मैक्सिमा अपॉन एल, तो इस तरह से आप कर सकते हैं। तो आपको पता है बेटा डी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है एम लेमडा, किसके लिए बेटा, ये पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज है तो डी साइन थीटा होगा एम लेमडा के बराबर, तो डी होगा, ये हो जाएगा वाई मैक्सिमा अपॉन एल इज इक्वल टू एम लेमडा। तो यहाँ पे वाई मैक्सिमा का फार्मूला हो जाएगा एम लेमडा एल अपॉन डी, ये फार्मूला याद रखना है बेटा। ये हो जाएगा हमारे पास वाई मैक्सिमा का फार्मूला, वाई मैक्सिमा का फार्मूला हो जाएगा एम लेमडा अपॉन डी, ठीक है। तो ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला जो है ये है हमारे पास पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज की। अगर फर्स्ट की है तो आप यहाँ पे m1 लिखोगे, फर्स्ट की पोजीशन मिल जाएगी। अगर सेकंड की है तो 2 लिखोगे, अगर थर्ड की है तो 3 लिखोगे। डेरिवेशन अगर समझ में नहीं आई तो भी ये फार्मूला आपको याद करना होगा, क्योंकि फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन होंगे। अब ये फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देता है, जिससे क्वेश्चन है आपके पीएमसी के टेस्ट में। ये फार्मूला कहता है कि पोजीशन डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। इसका मकसद क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ द फ्रिंज डिपेंड्स अपॉन वेवलेंथ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप वायलेट कलर इस्तेमाल करोगे तो उसकी वेवलेंथ छोटी है और उसके फ्रिंज क्लोज बनेंगे सेंटर के, और अगर आप रेड कलर की लाइट इस्तेमाल करोगे तो रेड कलर की जो लाइट होती है उसकी वेवलेंथ बड़ी होती है, तो उसके फ्रिंज दूर बनेंगे सेंटर से। आप ये भी कह सकते हो कि ये पोजीशन ऑफ द फ्रिंज डिपेंड करती है किसके ऊपर, वेवलेंथ पे। से एक और बात भी हमें पता लगती है कि ग्रीन कलर की वेवलेंथ रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, तो रेड कलर फ्रिंज सबसे बड़े बनेंगे। रेड कलर जब आप डबल स्लिट के अंदर इस्तेमाल करोगे तो फ्रिंज बड़े बनेंगे, और अगर आप ग्रीन ब्लू या वायलेट कलर इस्तेमाल करोगे तो फ्रिंज छोटे बनेंगे। मींस फ्रिंज विड्थ जो होती है वो डिपेंड करती है लेमडा पे। रेड कलर के फ्रिंजेस सबसे वाइड बनते हैं और वायलेट कलर के फ्रिंजेस सबसे जो है वो पतले बनेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर आप करोगे पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज, अगर डार्क फ्रिंज की पोजीशन करोगे तो उसका फार्मूला सेम तरह से आ जाएगा, वाई मिनिमा इज इक्वल टू एम प्लस हाफ लेमडा एल अपॉन डी। ये फार्मूला भी आपको बताता है कि जो फ्रिंजेस हैं उनकी पोजीशन डिपेंड करती है वेवलेंथ पे। ये डार्क का है और ये किसका है, ब्राइट का है। अब हम करते हैं इसका आखिरी फार्मूला, फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग, देखिए बेटा फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब क्या होता है। फ्रिंज स्पेसिंग का मतलब ये होता है, सपोज करें इस तरह से फ्रिंज बनते हैं, सेंट्रल ब्राइट बनता है, इस तरह से डार्क बनते हैं, ब्राइट बनता है, डार्क बनता है, ठीक है। तो डार्क या ब्राइट जो बनते हैं, एक डार्क और दूसरे डार्क के सेंटर के दरमियान जो डिस्टेंस होता है उसको फ्रिंज स्पेसिंग कहा जाता है। चाहे वो दो ब्राइट के दरमियान हो, चाहे वो दो डार्क के दरमियान हो, दो ब्राइट या दो डार्क के दरमियान जो स्पेस होता है उसको कहा जाता है फ्रिंज स्पेसिंग। और फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला होता है लेमडा एल अपॉन डी। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है, यहीं से वेवलेंथ ऑफ द लाइट मेयर की जा सकती है, ठीक है। तो ये फ्रिंज विड्थ का फार्मूला, फ्रिंज विड्थ का फार्मूला कहता है कि फ्रिंज विड्थ के अंदर एम नहीं आता। एम ना आने का मकसद होता है कि हर फ्रिंज की विड्थ इक्वल है। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के अंदर हर फ्रिंज की विड्थ इक्वल होती है, इसलिए यहाँ पे एम नहीं आता। एम ना आने का मकसद है
कि हर फ्रिंज जो विड्थ होती है वो इक्वल होती है। अगर एम आता तो इसका मतलब है कि फ्रिंजेस की विड्थ डिफरेंट होती। तो एम ना आने का मकसद ये कि डिफरेंट फ्रिंजेस की विड्थ डिफरेंट है। और दूसरी बात कि यहाँ से लेमडा आता है फ्रिंज स्पेसिंग के, इसका मकसद है अगर रेड कलर होगा तो उनके फ्रिंजेस के दरमियान सेपरेशन ज्यादा होगी। सेपरेशन ज्यादा होने का मकसद है फ्रिंज वाइड बनते हैं। और अगर लेमडा छोटी होगी तो फ्रिंज स्पेसिंग कम होगी। इसका मकसद है जो रिजल्ट ये फार्मूला दे रहा था सेम दे रहा है कि फ्रिंज स्पेसिंग कम होती है अगर वेवलेंथ कम होगी, फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी अगर वेवलेंथ बढ़ेगी। सबसे वाइड जो फ्रिंज बनेंगे वो रेड कलर के बनेंगे, सबसे जो पतले बनेंगे वो वायलेट कलर के बनेंगे। और दूसरी बात जो पीएमसी की टेस्ट के अंदर क्वेश्चन भी है कि अगर दो दो स्क्रीन्स के दरमियान अगर डिस्टेंस एल बढ़ाएं तो फ्रिंज स्पेसिंग पे, फ्रिंज की विड्थ पे क्या फर्क पड़ेगा। फ्रिंज स्पेसिंग का मकसद है फ्रिंज विड्थ। तो देखें ये फ्रिंज विड्थ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेमडा। दो स्क्रीन के दरमियान अगर डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो फ्रिंज बड़े बनेंगे, लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट है। अगर दो स्क्रीन्स के दरमियान हम एल बढ़ाएंगे तो फ्रिंज स्पेसिंग बढ़ेगी, फ्रिंज बड़े बनेंगे लेकिन बिलर बनेंगे, धुंधले धुंधले होते जाएंगे। और अगर ज्यादा एल बढ़ा देंगे तो ये डिसअपियर हो जाएंगे। तो एल बढ़ने से फ्रिंज विड्थ बढ़ती है, फ्रिंज की विड्थ बढ़ती है, फ्रिंज बड़े बनते हैं, लेकिन इनका साइड इफेक्ट ये होता है कि एल बढ़ाने से फ्रिंज बड़े तो बनते हैं लेकिन बिलर बनते हैं। दूसरी बात कि फ्रिंज स्पेसिंग का ताल्लुक इनवर्स है डी के साथ। ये हमारे पास डी है, अगर डी को कम करोगे फ्रिंज बड़े बनेंगे और चिट्टे बनेंगे, बिल्कुल क्लियर बनेंगे। ठीक है, इसका साइड इफेक्ट ये, डी जितनी छोटी करोगे ना उतने बेहतर और बेहतर से बेहतर पैटर्न बनेगा, क्लियर से क्लियर पैटर्न बनेगा। डी जितनी छोटी करते जाओगे उतना अच्छा बनेगा। तो डी से इनवर्स रिलेशन है, जितने डी कम करोगे फ्रिंज बड़े भी बनेंगे, क्लियर से क्लियर बनते जाएंगे। ठीक है, और अगर डी बढ़ाओगे, अगर डी बढ़ाओगे तो फ्रिंजेस छोटे होते जाएंगे और आखिरकार डिसअपियर हो जाएंगे। यही रीजन है कि आम खिड़कियों के अंदर डी इतना बड़ा होता है कि जो है वो पैटर्न नहीं बन पाता। ठीक है, तो ये इसी से क्वेश्चन है पीएमसी की प्रैक्टिस टेस्ट के अंदर। हर टेस्ट के अंदर इनमें से किसी न किसी फार्मूले के ऊपर क्वेश्चन है। मैंने पॉइंट्स आपको भेजी, उनके अंदर ये सारी चीजें मैंने लिख दी है कि किसका कौन सा इफेक्ट होता है, उसको थोड़ा देख लीजिएगा। फार्मूलाज की डेरिवेशन हो सकता है आपको समझ में ना आई हो, डेरिवेशन से आपका लेना देना नहीं है, फार्मूला याद रखना है और चीजें क्या है थोड़ा माइंड में रखना है, क्योंकि एडिशनल टॉपिक है, इसमें से क्वेश्चन पीएमसी की हर टेस्ट के अंदर है, इसलिए मैंने ये बता दिया है। कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आगे, थिन फिल्म के डिस्कस करेंगे और माइकलसन इंटरफेरोमीटर को भी डिस्कस करेंगे, क्योंकि इनमें से भी क्वेश्चन मौजूद है। इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे।